मैं सबसे पहले फेलिसिटेशन के लिए अपने सदर साहब का नाम लूँगा। आप लोग करा देंगे। मैडम से तशरीफ दरख्वास्त करूँगा कि वो मखसूस ख़ज़ा आपका स्वागत का है अब्दुल सुभान साहब को, जो कि फाल्कॉन ग्रुप उसके डायरेक्टर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कम्पिटिटिव एजुकेशन के सिलसिले में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं उस पर अपनी बात रखें। ये मेरे लिए ख़ास तौर पे खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियतें आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे बैठी हैं और उनके साथ ख़ास तौर पे मेरे ताया जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन का रोल अदा किया है। ही इज़ अ रोल मॉडल इन फॉर मेनी एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एट होम एट ए वेरी यंग एज आई सॉ हिम। आज इन तमाम के साथ मिलके कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। एंड द टॉपिक फॉर द डे इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड द कॉम्पिटिटिव एजुकेशन फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि आई रन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहले तो शुरुआत 2014 में जब शुरू हुई एक पीयू कॉलेज के तौर पे, जहाँ पे इंटर कॉलेज बोला जाता है, उससे शुरुआत हुई। आज एक 12 कॉलेजेस हैं, 2 स्कूल्स और डिग्री कॉलेज है। लेकिन इसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ताल्लुक से जब हमने एक अलग पहलू देखा कि कैसे इसको डेमोक्रेटाइज किया जाए, और देन वी फाउंडेड दी एटेक कंपनी एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ taken the vision to a different level altogether. Now around 1,000 institution is what I support under the Future Education banner. So when the Falcon was founded, I had this particular vision that there is something has to be done for the community, and it cannot be done by starting a school, क्योंकि एक बच्चे को स्कूल में प्री प्राइमरी से 10th तक ला के फिर 11th and 12th करा के फिर to see some outcome, it takes time. So I wanted to see some outcome, and at a very early stage. So the only possible option available for me was taking the children who had no dream altogether, because my challenge was I had to sell a dream. उस वक्त ये था कि डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता था। लोगों का बेंगलोर जैसे शहर की बात करता हूँ, सिलिकॉन वैली है कंट्री का कहा जाता है, लेकिन there was none when we talk about कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन बाय द कम्युनिटी। एंड ऑप्शन नहीं था किसी के पास, और दूर दूर तक कोई सोच नहीं था कि हमारा बच्चा IIT जा सकता है, NIT जा सकता है, मेडिकल में जा सकता है। लेकिन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, और उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई हैड हार्डली 6,000 rupees in my pocket when I traveled from my native from Bidar to Bangalore to start the institution. And alhamdulillah, from that to whatever we are doing, where thousands of students have we are able to produce, and we run group of institutions. That is what I was talking about. And the problem which I was trying to solve at that point of time in Bangalore was students usually what happens that they go to an institution, स्कूल जाया करते हैं बच्चे, फिर वो स्कूल में अगर बच्चे को कुछ डाउट है तो वो ट्यूशन सेंटर जाते हैं शाम के वक्त, ताकि जो स्कूल में जो डाउट्स है बच्चे के शाम में क्लियर किया जाए। अगर बच्चे को ख्वाहिश है कि वो बच्चा नीट की तैयारी करे तो उसको कोई कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, अलेन आकाश जैसे कोचिंग सेंटर में, जो पॉसिबल है ओनली वीकेंड के टाइम। तो बच्चा सुबह से शाम तक भागा है, स्कूल घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से फिर ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन सेंटर से घर। रात के 8:30 बजे बच्चा आता है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, एक आधा घंटा 1 घंटा बच्चा पढ़ता है। वीकेंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग चल रही है, एवरीबडी इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। बच्चे को पढ़ने के लिए क्या पढ़े बच्चा, लगता तो है कि सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलता। फिजिक्स के अंदर स्कूल में कोई अलग चैप्टर चलता है, ट्यूशन में कोई अलग चैप्टर चलता है, कोचिंग में कोई अलग चैप्टर चलता है। एट ए टाइम 3 chapters of physics are going on, 3 chapters of chemistry, 3 chapters of biology. How do we imagine the child of 17-year-old, कैसे वो मतलब 1.5 hour जो हार्डली उसको मिलता है, कैसे वो पढ़े और कैसे परफॉर्म कर पाए? इट इज इम्पॉसिबल।
So we came out with a solution, and I think everybody sitting here actually worked on that particular problem, where you have to give the entire solution for the children. जहाँ पे बच्चे के लिए खुद से पढ़ने के लिए मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो, और हर तमाम चीज़ उसके कॉलेज के लिए, उसके ट्यूशन के लिए, उसके कोचिंग के लिए, हर चीज़ जो उसकी ज़रूरत है वो इंस्टीट्यूशन पूरा करे. That was the solution. I think almost everybody has worked on, and we also started. लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो रही थी, यूपीएससी की जब मैंने एग्जाम की तैयारी शुरू कराई, तो मेरे खुद से घर में मुझे बोला गया कि भाई व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम. मैं बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ. मेरे वालिद बोले कि भाई बेटे, बीदर की तारीख में, हिस्ट्री में कभी किसी मुस्लिम ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, एंड यू आर कंडक्टिंग वन एग्जामिनेशन इन बीदर टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स. क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, क्यों अपना वक्त खराब कर रहा है? ऐसे नो प्रॉब्लम, समबडी हैज़ टू डू समथिंग. तो एक बच्चे को, 2 बच्चे थे जिसको हम बीदर से लिए थे, ऐसे हर जगह से हम बच्चों को लिए थे. सो दैट फादर वाज नॉट एबल टू फंड फॉर इवन फॉर फूड. मैं कोचिंग तो फ्री थी, खाने का पैसे देना था. अब्बा बोले कि मेरे को जॉब नहीं है, सो एटलीस्ट यू डू समथिंग. तो मैं बच्चे के खाने का भी देख लिया. सो वी ट्राइड डूइंग वॉट एवर वी कैन, और वो बच्चा पहले IAS बना, फिर अब IPS बना. वो पहला बच्चा बना बीदर की हिस्ट्री में जो IPS ऑफिसर केरला कैडर में है. लेकिन देखिए जो चेंज आता है, वो चेंज कैसे आता है. उसी घर में उसी बच्चे का छोटा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS क्लियर करता है और कनाडा कैडर में आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का वो कर्नाटक का IAS ऑफिसर बनता है. और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, तो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ये रिक्शा पुल्लर का बच्चा है. मुझे कोई राजस्थान के किसी गांव से फोन करके लाइट के खंभे के नीचे बच्चा बैठ के पढ़ता है. अब्बा रिक्शा पुल्लर हैं, बच्चों को अब काम पे भेजना चाह रहे हैं क्योंकि पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है. बोला तो व्हाट शुड आई डू. नहीं, बच्चों को आपको पढ़ाना है. तो बोला भेजो बच्चों को. नहीं भेज नहीं सकते, आप टिकट करो, हम बच्चे को भेजेंगे. तो एक बच्चा एक फटी बनियान में आया था, और ये बच्चा टॉपर बना है, राजस्थान स्टेट का टॉपर बना है. देखिए ऐसे स्टोरीज में अनगिनत. ये बच्चा जो था, ये एक ऑर्फन लड़का जिसके अम्मी के दोनों किडनी फेल थे, जो कन्नड़ा मीडियम का था, गवर्नमेंट स्कूल का था, पढ़ने नहीं आता था इंग्लिश, समझ में नहीं आता था इंग्लिश. उस बच्चे को जब जिंदगी का मकसद मिलता है, बच्चा रोता था, मतलब मैं घर जाना चाहता हूँ. मतलब क्यों घर जाएगा? नहीं, मेरी अम्मी मर रही है. मतलब तू घर में अम्मी के पैर के नीचे बैठ के सिर्फ रो सकता है, दूसरा कुछ नहीं करता. उसको कुछ करने के काबिल बन. वो बच्चा रोना शुरू करा, मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर बन. तो बच्चा और जोर जोर से रोना शुरू हुआ. बच्चा बोला कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती. तो आई गिफ्टेड हिम वन बुक, वन डिक्शनरी, कन्नड़ा टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी, जो भी उसको समझ में नहीं आता ताकि वो ट्रांसलेट करे. और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2019 ही बिकेम द कंट्रीज टॉपर अमंग ऑल मुस्लिम इन 2019 इन द कंट्री. और ये नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में बच्चा पढ़ता है. ऐसे आपको हर स्टोरी, ये मेंटली रिटार्डेड है, इसके अब्बा घर में कोई मर्द आदमी नहीं है. मैं ऐसे ही, मैं जब ट्रैवल करता हूँ लोग मुझसे मिलते हैं, इस बच्ची को ऐसे ही अडॉप्ट किए थे. और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची, आप ये मदरसे में पढ़ाते हैं. इनके 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों मेडिकल कॉलेज में है. ये हुफाज के बच्चे हैं, ये मौलाना के बच्चा है. ये फुटपाथ पे इनके अब्बा बनियान बेचते हैं. फिर भी ये एग्रीकल्चर का बच्चा रवि तेजा, 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लिया नीट में. बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ. ये इलेक्ट्रिक, देखिए ये पावर है कारपेंटर का बच्चा, ये पावर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का. मैं ये रिक्शा पुलर की बच्ची शैनी प्रिंसी, ये अरुण बुल के लड़का है, हमारे पास क्लीनिंग करते थे, झाड़ू मारते थे. उनका बच्चा है ये यतीम. ये एक मैकेनिक का बच्चा है. देखिए ये खुद एक मेसन था, ये बच्चा खुद मेसन था. अब्बा उसके बेड रिडन थे, तो बच्चा खुद मेसन का काम करता था. तब somehow I found that we have an extra responsibility. So I supported this boy, and he is now studying in Kanyakumari Medical College. तो ऐसे कई स्टोरीज हैं. देखिए ये पावर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. लेकिन ये यतीम बच्चा था इरशाद, ये चिकन दुकान, आज ये साल का ऐसा रिजल्ट है. एक बच्चा है जिसके अब्बा रोज चिकन की दुकान में काम करते हैं, 300 रुपये कमाते हैं. उस बाप का बच्चा, उसका बेटा आज एम्स में एडमिशन लिया है. 2023 का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ. ये पॉसिबल हुआ क्योंकि उस बच्चे को, ये मसला ये था कि उसके घर को रोज पैसे भी भेजें और बच्चे को पढ़ाएं भी. और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करने का अल्लाह ने मौका दिया, वो हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद सम एफर्ट्स ऑफ दिस काइंड. ये कहीं पे मैं कुछ एफर्ट्स कर रहा हूँ, डॉक्टर अब्दुल खजीज साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फहद भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये तमाम लोग अपने अपने तौर पर बड़ा काम कर रहे हैं. लेकिन दिस इज नॉट इनफ. जब हम बात करते हैं हमारी पॉपुलेशन की हिंदुस्तान में, अज्यूम दैट वी आर 15%, अगर 90,000 सीट्स हैं तो 15% कितने होते हैं? आप 13-14 हज़ार सीट्स की बात कर रहे हैं, हम पूरे मिलके कितने सीट दे पा रहे हैं? इसका प्रॉब्लम क्या है? ये देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको अगर हमको
नंबर्स बढ़ाने हैं, अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक्चुअल हमको काम करना है, तो एक तो हमको अर्ली प्रिपरेशन शुरू करनी है और इसके एनरोलमेंट के नंबर्स को बढ़ाना है। और जब ये अर्ली प्रिपरेशन करते हैं तो होता क्या है, देखिए आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ताल्लुक से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। दूसरा है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस, और ये जो रूरल का बच्चा है उसका तो कोई शेयर ही नहीं है उसके अंदर, अदरवाइज ही हैज टू बी सेलेक्टेड बाय एनी वन ऑफ अस इन सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन उसके कुछ हो जाए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही पहली है जिसको हम सॉल्व करना चाहते थे कि कैसे एक रियल चेंज कम्युनिटी के अंदर लेकर आया जाए, कैसे ये जो जरूरत है कि हर बच्चे को कोचिंग प्रोग्राम मिले, और वो जो कोचिंग प्रोग्राम मिले वो कोई ज्योग्राफिकल बैरियर से उसको वी शुड नॉट जस्ट मेक हिम एलिनेट फ्रॉम द सिस्टम क्योंकि ये गांव का बच्चा है और ही डजंट हैव दैट एक्सेस टू दैट। नो, इफ यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी विद ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट इज पॉसिबल। मगर अगर उसको हम टेक्नोलॉजी भी यूज करें तो कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं और हाउ अर्ली वी स्टार्ट इज द सोल्यूशन। अब हमने मेडिकल की तैयारी की जब बात की, हमेशा जो सक्सेस रेट रहा बहुत कम रहा था। उसके लिए एक 6th to 10th स्टैंडर्ड का हमने फाउंडेशन प्रोग्राम बनाया, और जब तक ये फाउंडेशन प्रिपरेशन बच्चे नहीं करेंगे वो बच्चा 11th and 12th में कोई मैजिक नहीं कर पाएगा। हमको क्या लगता है कि बच्चा 11th में और 12th में आ जाए, और वो पॉसिबल नहीं है कि 100 आप 1000 बच्चों के लिए 1000 बच्चों 500 बच्चों को क्लियर करवाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। हम भी करते हैं, हमारे पास भी बच्चे आते हैं, उसमें से कुछ अच्छे बच्चों को खास ट्रेनिंग मिलती है, वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। बट जब मुझे महसूस हुआ कि वी आर नॉट डूइंग जस्टिस, वो जो मेजॉरिटी चंक है जिसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे फिजिक्स का फॉर्मूला लग रहा है, कहां पे लग रहा है, हाउ टू गेट दैट फर्स्ट स्टेप इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दैट पर्टिकुलर पुअर चाइल्ड। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? अगर आपको मेडिकल की तैयारी करना है तो ये 3 चीजें प्रिडोमिनेटली होती है, फाउंडेशन की तैयारी होती है, या फिर नीट एंड IIT अकेडमी जितने भी लोग चलाते हैं वो अपना प्रोग्राम करते हैं इंटीग्रेटेड 11th and 12th के साथ, और फिर 12th होने के बाद फुल टाइम प्रोग्राम कराते हैं। ये ऑप्शन है। CA के लिए अल्हम्दुलिल्लाह CA फाउंडेशन है, स्किल के साथ हम कोशिश कराते हैं। UPSC के लिए जूनियर IAS का एक नया कॉन्सेप्ट हमने लेके आया, और इंटीग्रेटेड UPSC प्रिपरेशन डिग्री के साथ हमने शुरू किया, और एक UPSC का मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया। अरे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये UPSC मेंटरशिप प्रोग्राम जो बेंगलोर में चलता है, और उसी से रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आता है। व्हाट वी आर एक्चुअली ऑफरिंग इज, अभी किसी भाई ने पूछा कि लेसन प्लानिंग का जो प्रॉब्लम है कि हाउ एवरी डे द क्लास हैज टू बी डन बाय एनी टीचर। किसी एक बड़े सेशन में टीचर्स ट्रेनिंग कर दी जाए और एक्सपेक्ट किया जाए कि पूरे टीचर चेंज हो जाएंगे, इज अ रॉन्ग नोशन। एवरी डे हैंड होल्डिंग चाहिए किसी टीचर को, एंड दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैड कि हाउ डू वी क्रिएट ए इकोसिस्टम व्हिच इज गोइंग टू सपोर्ट एंड एम्पावर ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये कोई सोलेस में नहीं रहते कि हर किसी का यहाँ पे रोल होता है बच्चे की तरक्की के लिए। इंस्टीट्यूशन का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है, टीचर्स का रोल होता है, और बच्चे के खुद को एम्पावर करना होता है। तो वी क्रिएटेड एन इकोसिस्टम ऑल टुगेदर। 6 ऑनवर्ड्स हमने इंस्टीट्यूशन के जो रेगुलर करिकुलम है उसके अंदर हमने फाउंडेशन को इंटीग्रेट किया। आज ऑलमोस्ट 1000 स्कूल्स आर यूटिलाइजिंग अवर सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द रिजल्ट्स आर फेनोमिनल व्हेन आई एम टेलिंग यू। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करता हूं, जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 46,000 बच्चों को जब हमने ट्रेन किया, उसमें से 14,000 बच्चों का स्टेट बोर्ड का रिजल्ट बोलो 90% के ऊपर रहा। गवर्नमेंट PU कॉलेज की बात कर रहा हूं, एंड 100 आउट ऑफ 100% 625 मार्क्स होते हैं टोटल। 625 आउट ऑफ 625 4 स्टूडेंट्स लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, और ये रिजल्ट्स एक्सेप्शनल है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ऐसा रिजल्ट नहीं आता, और सक्सेस रेट वाज 99.16 वाज द सक्सेस रेट आउट ऑफ 46,000 बच्चों की बात कर रहा हूं। और ये अच्छा, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज वी डोंट नन ऑफ अस हैज टाइम, एंड वी मे नॉट बी एबल टू कन्वे व्हाट वी आर। एनीवे, आई विल जस्ट कंक्लूड बाय गिविंग वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू गिव, कि डिग्री कॉलेजेस के लिए खासतौर पे whoever sitting here has running the degree college, we want to make sure that our enrollment ratio increases for the UPSC preparation especially. For that, Falcon Foundation has started this unique program where anybody and everybody whoever is studying in any degree college, every weekend they will have a online classes
उसके साथ उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, हर बच्चे को एप्लीकेशन मिलेगा और रिसोर्स फिर उनका टेस्ट रहेगा। ये तमाम चीज़ 100% फ्री फैल्कन अपनी तरफ से पूरे इंडिया के जितने बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह वो फैल्कन एक्सटेंड करेगा इंशाल्लाह। इट इज़ गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम द डिग्री। बच्चा जब सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री से है तभी से बच्चा तैयारी शुरू करेगा। बाय द टाइम ही कंप्लीट्स हिज थर्ड ईयर ऑफ डिग्री ही हैज अ फेयर अंडरस्टैंडिंग एज टू वेदर इट इज हिज कप ऑफ टी और नॉट, वेदर ही शुड प्रिपेयर एंड गिव अनदर 2 years फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और नॉट। अगर ऐसा करेगा तो बच्चा एसएससी तो 100% क्लियर करेगा, आरआरबी 100% क्लियर करेगा, नहीं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो 100% इंशाल्लाह बच्चा क्लियर करेगा। दैट इज व्हाट फाल्कन वांट टू ऑफर टू एनीबडी एंड एवरीबडी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हु वांट्स टू डू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई एम सॉरी इफ आई हैव टेकन द एक्स्ट्रा टाइम, सॉरी। थैंक यू। सुभान साहब ने बहुत काम की बातें बताई हैं और 2 चीज़ें उससे निकल के आती हैं। एक तो यह है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है ज़िंदगी में, एक पॉइंट सोच के जाइए कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और दूसरे उस बच्चे को ये एतमाद पैदा कर देना है कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वन। अगर ये एतमाद उसके अंदर पैदा हो गया तो इंशाल्लाह वो ज़रूर हर चीज़ को कंप्लीट कर लेगा। मैं अब अपने दूसरे स्पीकर को आवाज़ देना चाहता हूँ, डॉक्टर रज़ी अहमद कासवी साहब को, जो कि हमारे पास आसाम से आए हैं और वहाँ डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट एजुकेशन, अजमल एजुकेशन फाउंडेशन चलाते हैं। और अजमल एजुकेशन फाउंडेशन में मैंने जैसे बताया कि 400 बच्चे इसी साल MBBS में आए हैं उनके, इतना वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं उनको, इसके अलावा भी ये लोग डिफरेंट फील्ड में, रिलीफ और हैबिटेशन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, हेल्थ केयर सर्विस के फील्ड में, चाइल्ड केयर, सोशल फॉरेस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, लिवलीहुड मिशन और स्कॉलरशिप के फील्ड में भी ये लोग काम कर रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आए अपनी बात रखें। जनाब रज़ी अहमद साहब। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. All praise are due to Allah subhanahu wa ta'ala, who is the cherisher and sustainer of the world, master of the day of judgment. Respected chairs of this august gathering, dignitaries sitting on the dais of the dais, respected sisters and brothers, I feel myself privileged and honored to be here to witness this very glorious and historic moment. Time is very short. I think 5-6 minutes have been given to us. I will try my best to speak few things about the topic and the things which we are doing in Assam. स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अब्दुल कदीर साहब, फैद रहमानी साहब, अब्दुल सुभान भाई, ये सब इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब्दुल सुभान भाई की एक्टिविटीज़ को हमने सुना और भी अहम बातें हमारे सामने आएंगी। ये कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत और इसकी इफ़ादियत से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इसीलिए ये टॉपिक रखा गया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है या कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ हैं, इसकी तारीख़ अगर हम तलाश करें तो आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें इस बारे में इशारा मिलता है। आपको मालूम है कि उस ज़माने में सहाबा के दरमियान भी घोड़सवारी का मुकाबला हुआ करता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक जज की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मुख्तसर खुलासा ये है कि एक कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस कवी मोमिन को हमने फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के साथ ख़ास कर दिया, ताकत व क़ुव्वत के एतबार से, जबकि हकीकत यह है कि एक कवी मोमिन का मतलब यह है कि तालीमी एतबार से जो कवी है वो ज़ईफ़ से बेहतर है। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के अंदर आज के वक्त में जिस मुकाबले की ज़रूरत है, दुनिया में जो भी मुकाबला चल रहा है, जो मोमिन इंडिविजुअली या एज अ ग्रुप अगर वो कवि है तो कमज़ोर से वो बेहतर है। और आज इस समाज को, इस सोसाइटी को और इस कंट्री को मुकाबला जाती इम्तिहानात में जिस अंदाज से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, इस हदीस से रोशनी लेकर हमें आपको उसमें मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अजमल ग्रुप, अजमल फैमिली, मौलाना बदरुद्दीन अजमल आसाम में कर रहे हैं।
सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के तौर पे और ख़ास तरीके से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के तौर पे, और उसमें कॉम्पिटिटिव एजुकेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए क्या कर रहे हैं। आप में से अक्सर हज़रात वाकिफ़ हैं आसाम की जो सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल कंडीशन है, वहाँ के जो हालात हैं ये आप जानते हैं। वहाँ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। मेरे ख्याल से कश्मीर के बाद, जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की 35% की आबादी है वो आसाम में बसती है। लेकिन वहाँ पे तालीमी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से जो कमियाँ हैं, समाजी एतबार से भी जो परेशानियाँ हैं वो आप उससे वाकिफ़ हैं। अजमल ने अपने एजुकेशन का और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ की शुरुआत 1982 में की। दरअसल अजमल एक CSR है। अजमल CSR के तहत 3 ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मरकजुल मारिफ जो 1982 में इस्टाब्लिश हुई, दूसरा है हम पब्लिक ट्रस्ट जो 1986 में इस्टाब्लिश हुआ, और तीसरा अजमल फाउंडेशन जो 2005 में इस्टाब्लिश हुआ। ये तीनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस अजमल CSR के तहत काम करती हैं। मरकजुल मारिफ एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन पे काम करता है, हम पब्लिक ट्रस्ट हेल्थ सेक्टर में काम करता है, अजमल फाउंडेशन हायर एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए काम करता है। ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की शुरुआत, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो अजमल ने शुरू किया वो 1993 में मरकज़ एकेडमी के लिए शुरू किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, यहाँ हमारी माँ और बहनें मौजूद हैं, कि अजमल ने एजुकेशन में जो सबसे पहली शुरुआत मरकज़ एकेडमी के नाम से की, वो लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल कायम किया। ये स्कूल जो 1993 में 65 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ था, 4 टीचर्स थे। आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अजमल के 102 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आसाम में काम कर रहे हैं। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। कॉलेज में हमारे जो लॉ कॉलेज हैं, B.Ed कॉलेज हैं, इसी तरीके से हमारे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के कॉलेजेस हैं जो मुख्तलिफ मैदानों में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 65 स्टूडेंट्स के साथ जो पहला स्कूल 1993 में लड़कियों के लिए शुरू हुआ था, आज हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर 28,500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्हीं स्कूलों और कॉलेजेस में जो हमारे टीचिंग स्टाफ हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनकी तादाद 2,300 है, जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मैं ख़ास तरीके से अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आ रहा हूँ। जो अजमल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एजुकेशंस के अंदर जो काम है, उसको एक हाईलाइट देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अजमल ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक अजमल IAS एकेडमी शुरू किया। अजमल IAS एकेडमी पिछले 3-4 सालों से काम कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पिछले 3-4 सालों के रिज़ल्ट में हमने 53 ऐसे बच्चे को कामयाब किया जो स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विसेज में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा अजमल लॉ कॉलेज है। अजमल लॉ कॉलेज के साथ जुडिशरी के अंदर हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे तैयार कर सकते हैं, ये काम हमने पिछले साल से शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले अटैम्प्ट में हमारी एक बच्ची है जिसको जुडिशरी के अंदर सिलेक्शन मिला है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर हमारा एक अजमल सुपर 40 का प्रोग्राम चल रहा है। मैं इस बात को दिल के साथ एक्सेप्ट करता हूं कि अजमल सुपर 40 का जो प्रोग्राम है, इसको कामयाब बनाने में हमें जो कंट्रीब्यूशन मिला है, हमें जो सजेशंस मिले हैं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े तालीमी इदारों से एजुकेशनिस्ट थे, और यहाँ जो मौजूद हैं अब्दुल सुभान भाई और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, फहद भाई, ये हजरात भी हम लोग आपस में कांटेक्ट करके, आपस में मशवरे करके अपने काम को आगे बढ़ाने का काम अंजाम दे रहे हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि अजमल सुपर 40 को हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट किया था। 2016 के बाद आज जब हम 2023 में जब बात कर रहे हैं, इस बीच में आपको मालूम है कि कोरोना का दौर भी गुजरा है, और उसके बारे में कल बहुत सारी बातें हुई। जब बहुत सारी परेशानियां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आईं, इसके बावजूद
2016 से शुरू करने के बाद 2023 तक हमने जो नीट और जेई के अपने बच्चे और बच्चियों को तैयारी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 तक हमारे 866 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने में कामयाब हुए। और इन मेडिकल कॉलेजेस में एम्स भी शामिल है। हमारे बहुत सारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट एम्स में भी मेडिकल सीट मिली। इसी तरीके से जेई मेंस और एडवांस के अंदर इस पूरे सफ़र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 75 बच्चे हैं जिनको जेई मेंस एडवांस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। ये जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमारी छोटी कोशिशें हैं, इन कोशिशों को हम सिर्फ आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि इसके ज़रिए आप हजरात को हम इनवाइट कर सकें, आप एजुकेशनिस्ट को हम इनवाइट कर सकें, आप लीडर्स को हम इनवाइट कर सकें। ये जो काम मुख्तसर काम जो अजमल ग्रुप कर रहा है या यहाँ बैठे हुए जो लोग भी अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ यही कोशिश काफ़ी नहीं है। अ लॉट टू बी डन। हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस को आज हमें समझना होगा। अगर चैलेंजेस को हमने नहीं समझा और अपनी प्रिपरेशन उस अंदाज में नहीं किया तो याद रखिए आने वाला वक्त, आज जब हम बैठते हैं तो हम अपने पिछलों को बहुत सारी चीज़ों के लिए कोसते हैं। अगर आज हमने ये तैयार नहीं किया तो आने वाली जनरेशन्स और आने वाले लोग हमें कोसेंगे नहीं, हमें बख्शेंगे भी नहीं। इसलिए मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि चैलेंजेस रहेंगे, इसी के दरमियान हमें आगे बढ़ना है। अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है कि अज़्म के साथ, हौसले के साथ हम आगे बढ़ें। आखिर में मैं यहाँ मौजूद तमामी हजरात को आसाम आने की दावत देता हूँ। आप आसाम तशरीफ़ लाएं, इंडिविजुअली आएँ, ग्रुप में आएँ, आप हमारे इदारों को देखें, आप हमारी एक्टिविटीज़ को देखें। ये हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से, अजमल फैलमी की तरफ से, अजमल CSR ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हम आपको दावत देते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आसाम में आपको वेलकम कर सकें और आपके सजेशंस के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। फ़ाद रहमानी साहब को दरख्वास्त करूंगा को तशरीफ़ लाएँ, जो रहमानी 30 के नाम से आप लोग जानते हैं पटना में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके बाद हम कौम के लिए वक्त दे रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़। ये जो मौक़िफ़ है, जो हदफ है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का, वो क्यों है, इसको अगर मैं समझा पाऊँ आपको इस 5 मिनट में, तो मेरे ख्याल से ये सबसे फ्रूटफुल और सबसे छोटा सेशन होगा मेरे ज़िंदगी का। जनरली हमारा PPT 4 घंटे या 3 घंटे का होता है, मैंने इसीलिए उसको प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। 53,000 प्लस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। कितने हैं? 53,000 प्लस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट ने उसमें से 148 को अलग कर दिया। कितना अलग किया? 148, और उस पर 52% हायर एजुकेशन बजट फोकस कर दिया। यानी पूरे हिंदुस्तान में से 53,000 में से 148 इदारे अलग करके उस पे 52% हायर एजुकेशन बजट फोकस किया। इन 148 इंस्टीट्यूशंस में आइसर, नाइसर, एम्स, जिपमर, इस तरह के तमाम IISc, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फंडेड भी इदारे हैं, DOD, एक सीट पर 40 लाख से 1,70,00,000 रुपए की सब्सिडी। कितनी है? हर एक सीट पर 40 लाख से 1,70,00,000 की। ये 1 लाख सीट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसमें आप जाते हैं 800, 1200। 2003 में आप गए थे, जो बेहतरीन दिन था आपका 2000। अगर आपका तनासुब गवर्नमेंट का मान लिया जाए तो 15,500 होते हैं आपके हिस्से में, जो आपकी जेब से फंड हो रहा है, आपका टैक्स मनी। हम 2000 बच्चों को मैक्सिमम भेज रहे हैं उसमें, हम लोग सब, और वो जो स्पार्क्स हैं हिंदुस्तान में सारे मिलके एट बेस्ट 2000 भेज रहे हैं। ये वो कौम है जो एक लीडर खड़ी करती है तो अपने जेब से उस बच्चे के खिलाफ 6 पैरेलल लीडर्स खड़ी करती है। समझ लीजिए इसको, 5 मिनट वक्त है,
अगर इसको समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, ये वो कौम है जो लीडरशिप क्वाड्रेंट में जो एक बच्चा जाता है उसके पैरेलल 6 बच्चों को खड़ी करती है। कहां जाएंगे आप? कहां जाना चाहते हैं? 1947 से पहले 53% ICS ऑफिसर्स हमारे थे। क्यों थे? इसलिए क्योंकि आप लंदन बच्चों को भेजते थे अपने जेब से खर्च करके। लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक अलग फंड होता है। आज से 7 साल पहले जब धीरू भाई अंबानी पूरे दुनिया के नंबर 1 थे, उनका टोटल नेटवर्थ 39 B वाला बिलियन डॉलर था, तो एक मदरसा जिसका नाम हार्वर्ड है उसका एंडोमेंट उस साल 39 बिलियन डॉलर था। हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा एंडोमेंट है, जो ऑडिट रिपोर्ट में अलग से दिखता है, वो AMU का है, सिर्फ 50 लाख रुपए का। कल रिजल्ट आया है ओलंपियाड का, अकेले बिहार के जोन में 29.23% रिजल्ट ओलंपियंस रहमानी 30 से अकेले। ताली मत बजाइएगा, नहीं बिल्कुल मत बजाइए। ये समझिए कि 15% दायरा आपको बांधा किसी ने नहीं। और ये रिजल्ट क्यों आता है? मुझे 5 मिनट में बात खत्म करनी है, इंशाल्लाह उसी में करूंगा। आप 10 मिनट लीजिए। नहीं, मैं मुकम्मल कर दे रहा हूं। आप इस चीज को समझिए खुदा के वास्ते कि हम लोग सब मिलकर के जितना करते हैं, एक CSRL गूगल जाके कर लीजिए, हमारे एकेडमिक हेड अभ्यानंद सर का प्रोजेक्ट है। रहमानी 30 जैसे 23 इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। ये वो कौम है जिसने 85% अपना लिया या 84.5% लिया, और अब हमारे 15.5 में से उसको चाहिए, मिलना ही चाहिए, हक है उसका। इसलिए क्योंकि वो लीडरशिप के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। रिजल्ट क्यों आता है अब मैं क्विकली बता देता हूं रहमानी 30 से, ताकि आपका वक्त जाया ना हो। हमारे डोनर्स हैं, हम उनको ज़कात फंड देने ही नहीं देते हैं। निकालो जो बेस्ट है तुम्हारे पास, दर्द महसूस करो उसका, तो प्रोडक्टिविटी होगी। हमारे बच्चे हैं जो 2 साल के एहतिकाफ में रहते हैं, हम छुट्टी नहीं देते हैं। मैं सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहा, ईद की बात कर रहा हूं। कोशिश रहती है कि रोक ही लूं, अगर जरूरत ना भी हो तो रोक लूं। 1 मिनट और देता हूं, तो जरूरत ना हो तो भी रोक लूं। तो आप इस चीज को समझिए कि स्टूडेंट्स अपना 100% देते हैं, डोनर्स अपना 100% देते हैं, जो देते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। पेरेंट्स अपना 100% देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 150 लोग जिनके पास कोई CL PL DL नहीं होता है, फजर से लेकर ऐशा तक उनको काम करना ही है। छुट्टी नाम की चीज नहीं, घड़ी नाम की चीज नहीं। 150 लोग, और हर साल हमारी सैलरी 4 महीने 5 महीने डिले चलती है। ये से चल रहा है, अल्लाह का एहसान है। ये सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके जब काम करते हैं तो अल्लाह ताला ये रिजल्ट से नवाजता है। जो कि CA फाउंडेशन 16% है, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन 2 to 3% में जाके स्ट्रगल करते हैं, हमारा 64% है। कंपनी सेक्रेटरी में हमारा रिजल्ट 93% है। ये सारे परसेंटेज मिल करके आप 2000 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये हैं हम 15,000 15,500 की बात कर रहे हैं। 34 में हम नंबर 1 हो जाते हैं। कहां है? ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, ये जरूर समझ लीजिए कि जब आप लीडरशिप में इन्वेस्ट करेंगे, तो आज जो पहले सेशन AI की बात हो रही है, अल्लाह का एहसान है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब मामला आया तो रहमानी 30 के बच्चों ने भर भर करके उसका इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त किया और भरपूर किया। 180 सर्वर बना करके और हर एक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करके बेहतरीन रिस्पांस, जेन्युइन रिस्पांस भेजे गए, और अल्लाह ताला का एहसान है कि काम हुआ। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को इसलिए कि जब आप लीडरशिप पे काम करते हैं और अल्लाह वास्ते करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रेसिप्रोकेट एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। अगर हम लोग मिल करके अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो बाहर से कोई नहीं आ रहा है आपका हक अदा करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदीर साहब को आवाज़ देना चाहूँगा, जो कि असरी तालीम के साथ जो दीनी तालीम के इदारे हैं उनसे भी लोगों को असरी तालीम के तरफ उनकी दुनिया और आखिरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल कदीर साहब।
मोहतरमा फौजिया साहिबा, यहाँ पे माशाल्लाह माहिरीन से गुफ्तगू हुई। इंडिया भर में काम चल रहा है, 5, 7, 8 इदारे काम कर रहे हैं। मैं फ़हद रहमानी साहब की बात की तायीद करते हुए ये ख्वाहिश रखूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, 500 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, 500, और सब मिलकर ये मसले को हल कर सकते हैं। और सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ये ना हो, छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए, छोटा स्टेप लेना चाहिए। अक्सर हो रहा है कि बैठ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। बैल मकसूद साहब का इशारा आने से पहले मैं टॉपिक पे आ जाऊँगा। ऐसा हुआ, कुछ प्रोफेसर्स आए, आके देखे शाहीन को, घूमे फिरे और मेरे सामने बैठ के एक दूसरे को देख के ज़रा सा मुस्कुरा रहे थे। तो मैं समझा कि कोई ख़ास बात है। पूछा क्या बात है, तो नहीं हमारे पास इससे अच्छा आइडिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई, पूछा कि भाई बताइए कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं भी कुछ सीखूं। तो बोले नहीं, हम बहुत मसरूफ़ रहते हैं, ख्याल है। ये लफ्ज़ी बंद होना चाहिए, बैठ के तबसरे करके उठना ख़त्म। छोटा स्टेप, एक बच्चे को, एक इंस्टीट्यूशन को 500 रुपये दे के डोनेट कीजिए, एक पेन दिला दीजिए, स्टेप लीजिए। बहल शाहीन बहुत ही मुख्तसर सी शुरुआत किया था, 35 साल होने जा रहे हैं। 17 बच्चों से शुरू किया था, 20,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। इंडिया भर में 60 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इंडिया के 1% मेडिकल सीट शाहीन में हम दे रहे हैं। और हम दीनी असी तालीम के इम्तजाज के लिए डे 1 से बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, दोनों का मिक्सअप को लेकर आगे बढ़ रहे थे। 80-20 का फार्मूला अख्तियार कर रहे थे और हमारा अपना शोबे हिफ्ज़ भी था। रेगुलर स्कूल में 80% स्कूल की तालीम, 20% दीनी तालीम, और हिफ्ज़ में 80% हिफ्ज़ की तालीम, 20% असरी तालीम का सिलसिला चलाइए। और हमारे हाफिज़ बच्चे माशाल्लाह सक्सेस हो रहे थे। और हम एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन बैन करे, ट्यूशन के नुकसानात के ताल्लुक़ से सुबहान बता रहे थे, स्कूल में ट्यूशन बैन कर दिए, कोई बच्चा शाहीन का ट्यूशन नहीं जाएगा। अब उसके बाद में कुछ मसाइल हुए, कोशिश हुई, और बीदर और शाहीन ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है फ़िलहाल माशाल्लाह। शाहीन बीदर इंडिया का ओनली ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जाता। और उसके नतीजे में कामयाब हुआ, लोग को एक्सेप्ट कर लिए बाद में, लेकिन एहसास हुआ कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। उस पर मेहनत करके, रिसर्च करके एक डिपार्टमेंट बना दिए, उसका नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें बच्चों को इम्प्रूव करें मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस। और उसमें कुछ ड्रॉप आउट बच्चे आना शुरू हुए तो हम उनको मौका दिए। ड्रॉप आउट बच्चे भी सक्सेसफुल हो रहे थे, हमारे हिफ्ज़ के शोबे से फ़ारिग होने वाले बच्चे भी सक्सेसफुल हो रहे थे। तो 15 साल पहले ख्याल आया क्यों ना ये तरीक़ाकार हिंदुस्तान भर के हुफ़्फ़ाज़ के लिए किया जाए। उसके लिए कोशिशें किए, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के नाम से एक प्रोग्राम बनाए, मुल्क भर में उसको पेश करिए, 5-10 जगह वो माशाल्लाह काम में आया, लोग कर रहे थे। और तकरीबन 10 महीने पहले एक हादसा हुआ, मस्कत में था मैं, वहाँ पर एक मौलाना बार बार जिक्र कर रहे थे, 2-3 मरतबा उनके ज़बान से ये बात निकल गई कि ये बिहार नहीं सुधर सकता। फैज़ साहब, बिहार के ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ, तो बता रहे थे कि बिहार नहीं सुधर सकता। 2-3 मरतबा दिन भर में 3 मरतबा जिक्र कर दिए। तो मुझे बड़ा शॉकिंग हुआ, ये क्या बात है, ये क्या तरीक़ा है। नहीं, इंशाल्लाह बिहार बदलेगा। बिहार के 5,000 हाफिज़ों को हम असली तालीम से जोड़ेंगे, हाफिज़ बदलेंगे, बिहार बदलेगा, बिहार दुनिया को बदलेगा। एक ख्याल के साथ मैं वापस आया और 5-10 दिन के बाद हमारे स्टाफ से बात किया, वहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाए, इरादा करें 5,000 हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ने का। और वो प्रोग्राम का नाम रखे मदरसा प्लस, जिसका काउंटर बाहर है, तफसीलात वहाँ से ले लीजिए आप। मदरसा प्लस एक प्रोग्राम बनाए, उलमाए कराम के सामने पेश करें। फ़िलहाल 54 मदरसों में 2,300 हाफिज़ों को हम असली तालीम से जोड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम को, इस नज़रिए को आम करने, लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं पूरे मुल्क भर में घूम फिर रहा हूं। उसी की कड़ी सऊदी अरब के ये 6 शहर भी थे। अब माशाल्लाह ये बड़े बड़े इदारे जो हैं, बड़े उलमाए कराम इससे मुत्तफ़िक़ हैं और सिर्फ 5 महीने के अंदर हम रिज़ल्ट देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। वो AICU का तरीक़ाकार, एक टीचर 6 बच्चे होते हैं, उनको पहले मैथमेटिक्स और लैंग्वेज ठीक करते हैं, बाद में उनको NIOS के ज़रिए 10th पास कराने का मंसूबा है। अब ख्याल ये हमारा ये है कि क्यों भाई सिर्फ हाफिज़ ही क्यों, हम ड्रॉप आउट और यतीम बच्चों को भी लेंगे इंशाल्लाह। बड़े मदरसे खाली हैं, उसमें रखना चाहिए, बल्कि हर बड़े मदरसे का में एक शोबा होना चाहिए। ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, हिफ्ज़ कराना, आलिमियत कराना फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये ज़रूर है, इसको तरक्की देना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन साथ में फ़र्ज़ ऐन का एक शोबा अगर हमारे मदरसों में हो जाए तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है, मैं फ़हद भाई से अलग से पूछूंगा क्या मुज़ायक़ा है।
फ़र्ज़ ऐन का एक शोबा अलग से वहाँ पे हो जाए और ये हो जाए जिसमें यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, उनको रखकर यही इसी तरीके से उनको ज़रूरी दीनी तालीम जो फ़र्ज़ ऐन है, ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करके उनको 10th पास करा के आगे भेजेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो इंशाअल्लाह एक बड़ा इनकलाब आ सकता है, ये बच्चों की ज़िंदगी बदलेगी। इसी के लिए हम घूम फिर रहे हैं, इसी बात को पेश कर रहे हैं। बस इसके लिए हम बोल रहे हैं कि तालीम को तरजीह देना है, इसके लिए एक बाज़ाब्ता तहरीक के तौर पर कोशिशें हो रही हैं और उसके लिए तालीम को तरजीह देना है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, आया हूँ तो वो जिक्र कर दूँगा, शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म करके तालीम पर, नस्ल पर ख़र्च करना शुरू कीजिए। शादियों पे अक्सर पैसा ख़राब हो रहा है। मैं पूरे मुल्क के पैसे वालों से, दौलतमंदों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इस एहसास के साथ तो कम से कम शादियों में फजूल खर्ची मत करो कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। इस एहसास के साथ फजूल खर्ची ख़त्म करो कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च है, और इस एहसास के साथ शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म करो कि जो है गरीबों का ख्याल रखो, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला कर उनकी शादियों की वजह से बोझ हो रहा है और ख़ानदान तबाह हो जा रहे हैं। ज़िंदगी का 30% सरमाया बचाया हुआ शादियों पर खर्च हो जा रहा है। हम तालीम को तरजीह देना चाहिए। मैं पूरे मुल्क भर के ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करता हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी बच्चा 13 साल से 18 साल का मिल रहा है तो मदरसा प्लस .org पे जाइए, रजिस्टर कीजिए। आने वाले रमज़ान के बाद नए ब्रांचेस शुरू होंगे और ऐसे स्कूल मदरसे जो खाली हैं किसी वजह से, और ऐसे बिल्डिंग खाली हैं, बड़े आर्जुओं के साथ बिल्डिंगें बनाए हमारे बुज़ुर्गों ने और वो बिल्डिंग खाली है, तो वहाँ पर उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक हमारा ग्रुप बाज़ाब्ता उसके लिए कोशिशें कर रहा है। ऐसे तमाम लोग हमसे रब्त पैदा करें। हम बिल्डिंग बने हुए हैं और खाली है, बिल्डिंगों का एक एक इंच इस्तेमाल में आना चाहिए, एक एक इंच इस्तेमाल में आना है। उसके लिए एक खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिया जा रहा है। उसके लिए 1-2 दिसंबर को बीदर में एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, ख्वाहिशमंद लोग उसमें शिरकत कर सकते हैं। बस यही चंद मेरी गुजारिशात थी जिसका लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा शाह साहब का, आप तमाम का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, कदीर साहब ने अपनी बात रखी और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से लोग ये मुसम्मम इरादा करके जाएंगे जैसा उन्होंने एडवाइस किया है कि फजूल खर्ची बंद करेंगे और अपनी बच्चियों के निकाह में आसानी पैदा करेंगे। मैं अब मुफ्ती शौकत साहब को दावत देना चाहता हूँ जो जामिया हमदर्द से आए हैं और भी चलाते हैं कि कैसे बच्चों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, उसके लिए अपनी बात रखें मुफ्ती शौकत साहब। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, मेरा ताल्लुक़ हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ इंडिया से है और जब ये बात हो रही थी तो जो भी हमदर्द कमाता है उसका 85% वो फलाह बहबूदी पे खर्च करता है। नंबर 1, जब लोग सोच रहे थे कि हम इंस्टीट्यूशन खोलें, हमने 82 में तालीमाबाद बना दिया और हज़ारों IAS IPS ऑफिसर्स निकाल दिए। आज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जो है स्कूल्स खोले, हमदर्द पब्लिक स्कूल्स खोले। आज भी हम करीब 5 स्कूल्स दिल्ली में और खोलने जा रहे हैं, चाहे वो ओल्ड दिल्ली हो, चाहे वो दिल्ली हो, वो चाहे दिल्ली से बाहर भी कुछ लोग, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद स्किल से रिलेटेड हमने बहुत से प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। अरे IAS तो जो बनेगा, लेकिन जो 10वां 8वां 12वां पास बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, उसके बारे में क्या सोचा आपने? स्किल से दिल्ली ने, गवर्नमेंट ने जब सोचा तो उसने स्किल यूनिवर्सिटी बना दी। उसके जब मैं गया उसके वाइस चांसलर से मिला तो मैंने देखा कि यकीनन ज़रूरत है, तो हमने अपने यहाँ तालीमाबाद में नहीं, हमदर्द नगर में हमने जो है एक स्किल सेंटर वुमेन का खोल दिया और वहाँ पे सिंगर से मिलके हमने करीब 50 मशीन्स लगवा दी और जो घरों में औरतें रहती थी उनको बाहर निकाला और कहा कि आप आइए, डिप्लोमा कीजिए, सर्टिफिकेट कीजिए, कोई क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं है। हमारा पहला बैच 50 वुमेन्स का निकल चुका है और उनको हम बिजनेस से जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र को हम कवर कर रहे हैं यहाँ से, औरंगाबाद से। फिर उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस से मिलके कुछ प्रोग्राम्स बनाए
फोरेंसिक साइंस का बनाया। जब भी कोई भी बड़ा केस होता है, उनके पास ट्रेंड आदमियों की बहुत ज़रूरत थी, तो हमने अपने यहाँ उनका जो है बैच बनाया। बैच बना करके अब कोई भी जब ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में वो सब उनकी मदद करते हैं। हम स्कॉलरशिप और फोरेंसिक साइंस और फोरेंसिक नर्सिंग, ये सारी चीज़ें हमारे जामिया हमदर्द में चल रही हैं। रहा जामिया हमदर्द का सवाल, अभी एक्रीडिटेशन हुआ है और हमें A+ मिला है। हम फार्मेसी में नंबर 1 है। लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, बच्चा जो है फाइनल में आ जाता है, प्लेसमेंट उसका पहले हो जाता है। ये हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 6 करोड़ पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखे। आज वी मेडिकेयर बोथ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न सिस्टम एंड द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी है, हमारे पास तिब्बी कॉलेज भी है, हमारे पास फार्मेसी भी है, हमारे पास लॉ भी है, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मेरा ख्याल 18,000 स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्टडीज़ हमारे यूनिवर्सिटी में कर रहा है, और फॉरेन के स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, और हमने फॉरेनर्स के लिए अलग हॉस्टल भी बना रखे हैं। तो ये और ये तालीमी कारवां कहाँ से चला जो आज हम यहाँ पहुँचे? ये जब सैयद हामिद साहब रिटायर हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, हकीम अब्दुल हमीद साहब का हाथ थामा उन्होंने, और वहाँ से हमने तालीमाबाद बनाया। तालीमाबाद बना के फिर पहला मैं समझता हूँ कि पहला जो कारवां गया था वो मुंबई गया था सैयद हामिद साहब के साथ। तो अगर वो ये कारवां ना होता तो शायद हम औरंगाबाद नहीं पहुँच पाते। बहरहाल मैं औरंगाबाद वालों से और डॉक्टर फौजिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जामिया हमदर्द आएँ और हमारे कामों को देखें। हम सिर्फ बात नहीं करते, हम काम ज़्यादा करते हैं, बात बहुत कम करते हैं। आप नीट की बात, हमने नीट और यही की फ्री कोचिंग कर दी, वो चल रही है। आकाश 1.5 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई कितना लाख लेता है, फ्री। आओ, एक छोटा सा टेस्ट है, आप दीजिए और फ्री। उनका हॉस्टल भी है, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी है। और हमदर्द ये सबका हमदर्द है। मैं बस एक वो करता हूँ, एक नॉन मुस्लिम मेरे पास आया, वो IAS बन चुका था, अलाइड सर्विसेज में था। उसने कहा मैं IAS प्रॉपर बनना चाहता हूँ। मैं उसको ले गया, सीट नहीं थी, उसको स्पेशल अलाउ कराया। 6 महीने के बाद वही शख्स मेरे पास आता है कि नाउ आई हैव बिकम एन IAS ऑफिसर। ये है। तो मैंने उससे कहा कि जब तुम उस रिवॉल्विंग चेयर पे बैठोगे तो तुम उनकी ज़रूर मदद करना कि जिनकी मदद करने वाला कोई ना हो। तो ये हम लोगों की ट्रेनिंग है, ये हम लोगों का एक मैसेज है। ये किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर फौजिया को वो करें, वो हमसे कांटेक्ट करेंगी, हम इंशाल्लाह उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत आप सभी लोग जामिया हमदर्द तशरीफ़ लाएँ। जब कोई भी दिल्ली आए तो हम लोगों से ज़रूर मिले, हम उसको पूरा सब कुछ दिखाएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सदर साहब को ज़हमत दूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें और सबको शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह की जिसने हम सबको ये सोचने समझने की क़ुव्वत दी और सलाहियत दी और यहाँ इस मुकाम पर ले आए। क्या करना चाहिए ये सब कहा गया, लेकिन एक बात जो मिसिंग मुझे लगी, जो कहीं कवर नहीं हुई और जिस पर ऑनरली मैंने 6 साल से मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम कर रहा हूँ। पहले 4 साल हज कमेटी ऑफ इंडिया में जब मैं था, तब वहाँ IAS कोचिंग सेंटर को हमने एक ख़ास रिज़ल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें ख़ास तौर से हमारी बहनों को एक जगह दी, एक फ्लोर पूरा 50 गर्ल्स कैपेसिटी का लेडीज़ हॉस्टल की शक्ल में डेवलप किया, जो अब तक की हिस्ट्री में कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट
IAS IPS नहीं होती थी, वहाँ उन 50 बच्चियों में से जो अब तक सक्सेस हुई हैं, 5 ऑफिसर्स बन चुकी है और मुझे उम्मीद है कि और कम से कम 5-10 बन जाएंगी। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ IAS की तैयारी की जाए, सवाल और ज़रूरत इस वक्त की ये है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हर छोटे बड़े लोअर डिवीज़न क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से स्टेट रिक्रूटमेंट करता है, स्टाफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करता है, UPSC UPSC और कॉरपोरेशन, कोई भी इदारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते हैं, क्या वजह है? बुनियादी वजह जो मुझे नज़र आई कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जो एजुकेशन इदारे हैं, कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन की डेफिनेशन को सही से जाने बगैर इदारे चला रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सभी ऐसे नहीं होंगे, जिन्होंने समझा है तो उसका वो कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो एजुकेशन में जो उसका बेसिक पर्पस होता है, थिंक इंटेंसिवली, और बच्चे को एक इंटेंसिवली सोचने की सलाहियत पैदा करना, क्रिटिकली सोचने की सलाहियत पैदा करना, नॉलेज एक्वायर करना, ना कि डिग्री, ना कि परसेंटेज एक्वायर करना। तो ये एक बेसिक पर्पस को अगर हम स्टार्टिंग से अगर हम सारे स्टेक होल्डर्स कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह एक बच्चों में शऊर पैदा होगा और वो बच्चे आगे जाकर कुछ कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है, टू बिल्ड द कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस इन द स्टूडेंट। कैरेक्टर तो हम बिल्ड करेंगे, हमारे पास कुरान शरीफ है, हमारे पास हदीस है, प्रैक्टिस है, और इसको वाज़े तौर पे समझाने वाले बहुत सारे इदारे हैं जो इस बात की कोशिश करते हैं कि वो आपके अंदर इंसानियत, एक कैरेक्टर डेवलप हो। मैं औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, जमात इस्लामी के जो मगरिब से इशा के दरस कुरान होते हैं, जिसमें फ़ारूक मुश्तबा साहब, हमारे और दीगर साथी जो बयान करते हैं, जो काफ़ी स्टडी करके इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, महमूद सिद्दीकी साहब हैं, तो ये उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। जो मुताला 4 घंटे 5 घंटे करके आपको आपका इस्लाम के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आपको बताया जाता है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो, इंटेलिजेंस भी हो, सोचने समझने की सलाहियत हो, अगर ये बातें अगर आ जाए तो स्टूडेंट फिर ऑटोमेटिक वो प्रोग्रेशन के मोड में चला जाता है। तो नंबर 1 बुनियादी तौर पे जो एजुकेशन का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्टूडेंट्स में आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ जागे वहाँ सवेरा। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नीट में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो आपको फर्दर IITs IIMs और दूसरी जगह आपको ले जाते हैं, उसके अलावा भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें भी बच्चे कामयाब हो सकते हैं। जो दूसरी जो बात है, जब बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, जनरल एजुकेशन BA BSc BCom B.Ed, इस तरीके के जो एजुकेशन बच्चे बच्चियाँ लेती हैं, उसमें जो आफ्टर कमिंग टू एन मैच्योर्ड एज जो मेन हर्डल होता है वो बच्चियों के लिए शादी का। पेरेंट्स को एक फ़िक्र होती है कि बस बच्ची बड़ी हो गई, जल्दी से जल्दी शादी कर लें, अब ग्रेजुएट हो गई तो बहुत हो गया, शादी कर लें। और लड़कों के लिए ये रहता है कि बस बड़ा हो गया भाई, अब कमाना चालू करो, कब तक हम तुम्हारा फंडिंग करेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और सिविल सर्विसेज में आपको बच्चे को जब वो लेट जागता है तो उसको वक्त लगता है। हमने देखा है सिविल सर्विसेज में 3 साल लग जाते हैं जब बच्चा ग्रेजुएशन के बाद शुरू करता है स्टडी। अगर ग्रेजुएशन में ही शुरू करता है तो 2 साल में हो जाता है, और दीगर और कंपटीशन में भी वो कम से कम 1 साल या 1.5 साल का वक्फा उसको लगता है। तो ये इसमें कब हम करेंगे ये तो हमने बता दिया। व्हेन टू स्टार्ट,
हाउ टू स्टार्ट, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस हु आर हेल्पिंग। और एक जो इंस्टीट्यूशन की जो मैं बात करने वाला हूँ अख्तिताम पर, कि वो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशंस जो होने चाहिए। जैसे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में 50 बच्चों का एक सेंटर था, वो बढ़ गया, 200 बच्चों का हुआ, फिर बाद में रिड्यूस हो गया। फिर कुछ फिलॉन्थ्रोपिस्ट मुंबई में ठहर गए, तैयार हुए, उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सपोर्टिंग सेंटर्स दिए। वहाँ पर जाफ़र सुलेमानी हॉस्टल या फातिमा मूसाबाई गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हैं। तो मैंने देखा है वहाँ मैक्सिमम औरंगाबाद के बच्चे हैं। तो औरंगाबाद में काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है, गौर फिक्र करने वाले लोग हैं, अच्छे इदारे हैं। तो यहाँ औरंगाबाद में ये फैसिलिटी क्यों नहीं है? मैं मैडम का इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वो अपने उसूल इस्तेमाल करें, और जो हज हाउस बंद पड़ा है और ख़ाली पड़ा है, इसको हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? वो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कराएं बच्चों के लिए। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है पटना हज हाउस, जो पटना में जो बिहार के स्टेट हज कमेटी का जो ऑफिस है, वहाँ 100-125 बच्चे लिए जाते हैं बिहार सर्विस कमीशन के लिए, और रिज़ल्ट इज़ मोर दैन 60%। एक साल के लिए बच्चों को, ग्रेजुएट बच्चों को लेते हैं। जैसा कि मुझे आपकी हमेशा बात याद आती है, 2 साल का इत्तेकाफ़ नीट के लिए चाहिए, तो 1 साल का इत्तेकाफ़ वो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं और ऑफिसर बन के जाते हैं। 60% सक्सेस रेट। हम भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है। हम अगर प्रोजेक्ट लेंगे, हम अगर इनिशिएटिव लेगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशंस सामने आएंगे, तो पैसे देने वालों की कमी नहीं है। कमी है तो पेरेंट्स के पास पैसे अफोर्ड करने की। ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे हम तेरे को छोड़ दिया भाई, आप तू कमा मत, लेकिन हमसे मांग मत। पहले पेरेंट्स की इतनी इस्तात नहीं होगी कि वो उसको 10,000, 20,000, 15,000 महीने को दे। हम जो जाफ़र सुलेमानी हॉस्टल में 60 बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ तकरीबन अभी 25 बच्चे अभी तक अलाइड सर्विसेज में जा चुके हैं, एक बच्चे पे 1 महीने के लिए 15,000 रुपये खर्चा आता है। और बड़े मुश्किल से जो फूड चार्जेस हैं वो 6,000 रुपये वही पेरेंट्स दे पाते हैं, बच्चे दे पाते हैं। बाकी का पैसा दूसरे लोग देते हैं, लेकिन तैयार हैं लोग देने के लिए। ऐसे बच्चे सामने आने चाहिए जो रिज़ल्ट ले आएंगे। ऐसे माहौल होना चाहिए जहाँ पेरेंट्स बच्चों को उतनी आज़ादी दे कि साल 2 साल वो पढ़े, कुछ ऑफिसर बने और कोई अच्छी पोस्ट पे जाए, फिर उनकी शादी के बारे में ख्याल करें। एक और चीज़ जो मैं जिक्र करना भूल गया कि स्टार्टिंग में जैसा हम ऑब्जेक्टिव की और पर्पस की बात करते हैं, वहाँ चॉइस की भी बात होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर लेवल पे एक स्टूडेंट का चॉइस आता है और वो उसका डिज़ायर जहाँ है उस तरफ अगर उसको एजुकेशन नहीं मिलता है तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बने। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है साइंस पढ़ने में तो ना पढ़े। मेरे बच्चे पर मैंने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं भाई तेरा हाफिज़ा अच्छा है, तू 90%, 95% मार्क्स लाता है, तो हिफ्ज़ कर ले। छोटा बच्चा थर्ड ईयर का, मैंने तो कभी याद नहीं किया, खुद ने कभी पेंस नहीं लिए, उसको बोला तू याद कर ले। वो तो ना समझ था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया। एजुकेशन में पीछे रहा। फिर मेरी दूसरी ख्वाहिश थी कि नहीं अब तुमने हिफ्ज़ कर लिया, अब तुम डॉक्टर बन जाओ, साइंस में जाओ। बोला नहीं मैं साइंस, नहीं तुम साइंस में कर लो, 11th-12th तो कर लो। तो ही हैज़ डन। फिर उसने बोला बस अब हो गया आपका, नाउ डोंट डिक्टेट मी, आई विल डिसाइड व्हाट टू डू। यस आई forgive me, I have taken a wrong decisions, you take whatever decision you want to take। तो उसने होटल मैनेजमेंट किया, MBA किया और भी सऊदी में एक अच्छी कंपनी में बड़ा HR मैनेजर है। तो बच्चे प्रोग्रेस करते हैं प्रोवाइडेड उनको उनके मर्जी का करिकुलम और स्टडीज़ करने की। अगर एक बच्चा नहीं चाहता है कि वो नीट करे और उसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, और वो आपके पास है, तो वो उसको इत्तेकाफ़ बहुत महंगा पड़ेगा, वो नहीं करेगा। उसमें मिल्लत का भी पैसा वेस्ट होगा और रहमानी 30 का भी पैसा वेस्ट होगा और अजमल सुपर 50 का भी पैसा वेस्ट होगा। तो हम पहले बच्चे से भी पूछ लें, बच्चे का भी डिज़ायर कर लें और उसका करियर देखते हुए करें।
तो इन सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे एज ए एकेडमिशियन, एज ए स्टेक होल्डर, तो हम ज़रूर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन सामने आए। जिनके पास जगह है उन्होंने जगह दें, जिनके पास पैसा है वो पैसा दें, जिनके पास कुछ पॉलिटिकल ताकत है, इस्तिताअत है, वो कुछ मदद करें। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जिस वक्त तक वो दे सके दें, ताकि वहाँ पर मिल्लत के बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। एक अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट और एक कंप्लीट गाइडेंस। इसमें हमारा जो तजुर्बा है जाफ़र सुलेमानी हॉस्टल में, कि औसत से बच्चे भी आगे निकल गए हैं ड्यू टू पीयर लर्निंग। हमको बच्चों में ये जुनून देना है कि वायरस की तरह वो एक दूसरे को प्रमोट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को हेल्प करे। तब ये इंशाल्लाह हमारा जो ख्वाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पास करें, ये पूरा होगा। मैं सभी ऑनरेबल स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं और इन्होंने अपनी काफ़ी बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी बातों को बहुत मुख्तसर वक्त में समेट लिया और इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आपने बड़े इत्मीनान के साथ सब लोगों की बात सुनी। मैं अपने सदर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन मूवमेंट के जनाब ख्वाजा शाहिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको वो मोमेंट दे। इसके बाद एक फ़ोटोग्राफ हो जाएगा साथ में, और मैं मैडम से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ इसके बाद, ताकि एक फ़ोटोग्राफ हो सके।